हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नज़र सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। आजकल वो अपने वतन माने गांव बिहार में हैं और शेखपुरा ज़िले में। और वो अपनी छुट्टियों के वक्त में भी वक्त निकालते हैं हमारे इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। सीधे सीधे मैं खबरों पर चलना चाहता हूं। खबरें बहुत ही अहम है इस बार। ये तनहा प्रोग्राम है मीडिया स्टार वर्ल्ड का जो भारत के पड़ोसी मुल्कों की खबरों पर चर्चा होती है, जिसे आप काफी पसंद करते हैं। इस्लामिक नेटो बनने की तैयारी हो रही है, यानी यूरोप वाला नेटो तो टूट रहा है और जो अमेरिका और यूरोप के बीच में इख्तलाफात पैदा हुए हैं उससे तो बिल्कुल टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुस्लिम मुल्कों में कुछ नेटो की बात हो रही है। क्या वो कोई कामयाब तजर्बा हो पाएगा, वो उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा कुछ पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से कई अहम खबरें हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। ये मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो, ये क्या चीज है? क्या क्या कुछ होने वाला है? उधर तो जंग हो रही है, ईरान अकेला लड़ रहा है उन इजराइल और अमेरिका से, लेकिन उससे ना लड़ने वाले लोगों का नेटो बन रहा है। ये क्या चीज है? जी जी, बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। ये खबर अब जो है वो इंटरनेशनल मतलब सतह पे सर्कुलेट कर रही है। इंडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है और वो जाहिर सी बात है कि क्यों नहीं है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल में और इकोनॉमिक टाइम्स में, ये सब अमेरिका के अखबार हैं जहां पे इसकी इसकी चर्चा हो रही है। और ये चर्चा इसलिए हो रही है कि अमेरिका जो ईरान का वॉर है उससे ये जाहिर तो हो गया है कि अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। उनके जो 13 बेसिस हैं वो 13 बेसिस बहुत जबरदस्त तरीके से हिट किए गए हैं। और उसके बाद अमेरिका का की यह हालत हो गई है कि अब वो फिर से अपनी वो क्रेडिबिलिटी जो कि ब्रिटिश हुकूमत ने 1922 के बाद से स्टैब्लिश की थी मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, और उसके बाद 1947 या 1950 के बाद जो है अमेरिका उसके रिप्लेसमेंट में आ गया था, वो फॉल आउट हो गया है। अब जो है कोई भी देश जो है वो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है कि वो उसको सिक्योरिटी दे। तो उसके साथ साथ जो ईरान और इसराइल और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है, इसके पीछे जो है एक पेशरफ चल रही है। और वो पेशरफ ये है कि हमें अपनी सिक्योरिटी बनानी होगी, जो इस्लामिक देशों की सिक्योरिटी है। उसमें जो जो बड़ा किरदार निभा रहा है वो पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश की है वो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, जिसके पास उसके पास मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज है और उसको इफेक्टिवली वो मतलब यह है कि इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा जो उसके पास परमानेंट एसेट है वो न्यूक्लियर पावर। वो खुद न्यूक्लियर पावर है, सारी दुनिया जानती है। तो ये तो पाकिस्तान का अपना एसेट है। टर्की जो है वो इसके अंदर शामिल है क्योंकि टर्की जो है वो एक यूरोपियन मुल्क है और उसकी बहुत पुरानी जो है मतलब डिफेंस कैपेबिलिटीज है। और ये और आपको मालूम होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो है टर्की ने जो है एक बड़ा जहाज कराची पोर्ट में भेज दिया था और पाकिस्तान की मदद कर रहा था। उसके बाद सऊदी अरेबिया है जो कि सबसे बड़ा मतलब फंडर है या मतलब रिसोर्सफुल कंट्री है। वो पाकिस्तान के साथ उसने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। अब इसी खीमे में जो है वो कतर भी आ गया। तो ये चार ममालिक मिलकर करके एक डिफेंस सिक्योरिटी बना रहे हैं। और ये नेटो के आर्टिकल 5 के तरह का होगा, जिसमें ये क्लॉज होगा कि एक के भी कंट्री के ऊपर अगर हमला होगा तो ये चारों कंट्री मिलके उस जंग को लड़ेंगे। और इनके जो हरीफ हैं या इनके जो जो मुखालिफ हैं वो तो आप भी जानते हैं, अमेरिका एक है, दूसरा इसराइल दो है। अब इसमें किसी तरह से माने या ना माने, हम तो भारतीय हैं, लेकिन थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से अगर आप उस खीमे में हैं तो भारत भी इन तीनों के साथ है। अमेरिका, इसराइल और भारत का एक एक्सिस बन रहा है और ये इस्लामिक कंट्री का एक्सिस बन रहा है। तो ये तो हकीकत है जिसको हम ठुकरा नहीं सकते हैं। अब एक इनपुट और दे देता हूं, उसके बाद इस चर्चा को खत्म करता हूं। यही काम जो है जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था अपने कार्यकाल में जब वो प्रधानमंत्री थे।
उनका एक विजन था, उनका ये कहना था कि जैसे रशिया और अमेरिका की सुपरियरिटी है वर्ल्ड के ऊपर, उस टाइम चाइना जो है उतना बड़ा नहीं था, या रशिया वो उतना बड़ा नहीं था जो कि एक थर्ड पावर था। तो जुल्फकार अली भुट्टो की स्कीम थी कि पूरे मतलब इस्लामिक कंट्री को एक साथ इकट्ठा करके वर्ल्ड सुपर पावर हम बनाए, जिससे कि हम पूरे दुनिया पे जो है हम कंट्रोल कर सकें। ये उसका एम्बिशन था। दूसरा उसका एम्बिशन था जो कि पूरा हो गया, कि पाकिस्तान को जो है न्यूक्लियर स्टेट बनाए। और ये दोनों चीजें जो हैं वो अमेरिका को पसंद नहीं थी, ना ही उसको। तो इस्लामिक पावर को तोड़ने के लिए उसने सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर दिया, और इस्लामिक लीडरशिप को फिर से सऊदी अरेबिया के पास लेके चले गए। और सऊदी अरेबिया ने ये पूरा जो इस्लामिक संगठन है उसको तोड़ दिया। और उसने, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस है, और वो फाइनेंशियल क्राइसिस या तो अमेरिका पूरा करता है या फिर सऊदी अरेबिया पूरा करता है। तो अब ये जो परिप्रेक्ष्य है, इसके अंदर ये फिर से नया डेवलपमेंट हो रहा है। और वो तो काफी आइडियलिस्टिक था उस टाइम, तो वो सब थ्रेट परसेप्शन थे नहीं। अब गल्फ में जो मेन जो थ्रेट है वो इसराइल से है, और इसराइल के पसे पुष्ट जो है अमेरिका है, और उसके साथ साथ जो है मतलब इंडिया आ जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये अभी हम लोग देखेंगे कि काफी डिप्लोमेटिकली लेवल पे काफी काम हो रहा है, काफी मतलब पेशरफ्त हो रही है। अब ये कब फाइनली दुनिया के सामने आएगा और इस पे संगठन पे संधि होगी कि, और उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो ये हम लोग देखेंगे और फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे। जी इस इस्लामिक नेटो के बारे में एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है। अगर आपके पास जवाब हो तो जवाब दे दीजिए, लेकिन मैं दर्शकों के सामने ये सवाल जरूर छोड़ना चाहता हूं। वो ये कि इस वक्त में जबकि अमेरिकन एलाइज की ईरान बुरी तरह से पिटाई कर रहा है, ऐसे वक्त में इन मुल्कों का नेटो जैसी कोई चीज बनाने का काम अगर कोई शुरू हो रहा है, ये सारे अमेरिकन एलाइज हैं। ऐसा तो नहीं है ईरान के खिलाफ ये एलाइज को तैयार किया जा रहा हो, इसराइल इसराइल तो सब बहाना हो। ईरान के खिलाफ एक तो जैसे जीसीसी तैयार किया गया था 1980-88 के बीच, जो ईरान इराक जंग हुई थी, सब सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर रहे थे। ये कोई अमेरिका के प्लान पर अमल तो नहीं है। ये एक सवाल है, अगर आपके पास कोई जवाब हो तो बताइए, नहीं तो ये लोगों के मेरे बीच में ये पास सवाल। बहुत बहुत, नहीं नहीं, ये लोगों के बीच में मेरे सवाल भी है, क्योंकि ऐसा कोई अगर पैक्ट बनता है तो उसमें ईरान का शामिल होना लाजमी है। क्योंकि ईरान अभी जो है इस जंग के बाद तो उभर के आया है, उसका कद बहुत बड़ा है। और अगर इस्लामिक लीडरशिप का कोई हकदार है, और अगर हकदार नहीं भी है तो बराबरी का तो हिस्सा रखता ही है, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ हो, चाहे टर्की के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, या कतर के साथ। तो इस पूरे संगठन में इस्लामिक जो रिपब्लिक है ईरान की, अगर वो शामिल हो जाए, इसमें और वेट बढ़ जाएगी। तो देखिए, हाँ, मेरे पाकिस्तान और ख्याल से ईरान ये के तो ये अच्छे ये आने वाला ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर ये चार मुल्क ईरान को भी शामिल करने की बात करते हैं तो यह है ईमानदारी की कोशिश। और अगर ईरान को शामिल करने की कोशिश नहीं करते तो ये अमेरिका के कहने पर इकट्ठे होंगे ताकि ईरान का मुकाबला आगे किया जा सके। ये एक सवाल है जो हम शायद यहीं छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके बाद मैं अगली खबर पर चलना चाहता हूं। मोदी जी ने इस जंग के दौरान लोगों को कहा है अपने खर्चे कम कीजिए, अपने जिंदगी सादा कीजिए। बहुत सी चीजों पर एक तरह से उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की है। इसे कैसे देख रहे हैं, इसके क्या मानिए? भारत जैसे बड़े देश में किन किन चीजों से मोदी जी रोकेंगे, क्या देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो उन्होंने ऐलान किया है उस पे मीडिया पे और सोशल मीडिया में तो बहुत चर्चे हो चुके हैं, और हम लोग फिर उसी बात को दोहराएं तो कोई बात बनती नहीं है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि देखिए, मोदी जी और इंडिया की जो इकोनॉमिक हालत है वो इस गल्फ वॉर से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई है। और अभी जो है वो डॉलर और जो रुपीस की जो 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 वो है वैल्यू है, वो 95 रुपीज हो गई। अब हर चीज जो है, जो तेल का है, आज ही मैं अपने गांव से बता रहा हूँ कि जो मैं मोबिल ऑयल खरीदता था 2200 रुपए में या 2400 रुपए में, 300 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। और वो ये कह रहा है कि ईरान वॉर की वजह से हुआ है। अब हम लोग तो खेती वाले लोग हैं, हम लोग तो किसान लोग हैं,
तो हम लोग तो आश्रित हैं ही हैं मोबिल पे और डीजल पे, और जो ये ऑयल है, इंजन ऑयल है, ये उन सब की बढ़ोतरी होगी। अब इसके आगे मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी हिंदुस्तान के पास 60 दिन का रिजर्व है, हम्म, और 60 दिन के रिजर्व के बाद क्या होगा, ये मैं आपको मंजर बता रहा हूं। हम्म, और ये मंजर ये होने वाला है कि जैसे नोटबंदी में लोग जो है त्राही त्राही मच गए थे, बैंक के सामने लोन लगा लाइन लगाए हुए थे, और कुछ की मौत भी हो गई है, यही मंजर, अल्लाह अल्लाह बचाए कि ये मंजर कहीं हम लोगों को देखने को ना मिल जाए। हम्म, और उसके बाद अगर ये मंजर हो जाएगा गैस सिलेंडर का और इसका उसका, तो हिंदुस्तान में इनकलाब आ सकता है। हम्म, जैसे बांग्लादेश में आया था, जैसे नेपाल में आया था, ये वही स्थिति मोदी जी जो है भारतीयों को फिर से देंगे, और फिर वो अपना दुखड़ा रोएंगे कि हमने तो मतलब ये है कि बहुत कोशिश की लेकिन हम इसको रोक नहीं सके, इसलिए कि। लेकिन फिर यहाँ पे बात आती है कि आप इसराइल क्यों गए थे, हम्म, हम्म, आप इसराइल क्यों गए थे, और इसराइल में जो आपने कथन किया था उसी का तो ये नतीजा हिंदुस्तानियों को भोगना पड़ रहा है। हम्म, अब देखिए, रशिया ने जो है वो तेल देने से इनकार कर दिया है कंसेशनल रेट्स पे, हम्म, और मार्केट रेट से ऊपर जो है वो तेल मिलेगा रशिया को। और उसमें रशिया ने कहा है कि हम सोचेंगे कि हम किस भाव पे देते हैं। गल्फ की जो कंट्रीज हैं, खासकर जो खाड़ी है अमरूज की, वहां पे जो है वो तेल बंद है। तो ऑल्टरनेटिव तो मोदी जी ने खुद बंद कर दिया भारतीयों के लिए। हम्म, अब भारत जो है मोदी है, बीजेपी मोदी है, क्या हिंदुत्व मोदी है, क्या है? तो ये ये तो जो देखिए, सूरत हाल है, ये मैं 2 महीने। अमेरिका के दबाव में भारत ने 2009 में, मैं याद दिलाता हूं लोगों को, पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन एक प्रोजेक्ट था, उससे 2009 में अमेरिका के दबाव में भारत पीछे हटा। 2019 में ईरान से तेल लेना बंद किया अमेरिका के दबाव में। और अब मुझे लगता है कि अडानी एंड कंपनी किस्म के लोग जो हैं अब सरकार से जरूर कहेंगे कि भाई ईरान से मामला सीधा करो, हॉर्मुज उनके हाथ में है। और जब हमारी आपकी बात हो रही है, अब्बास अराक्ची भारत में है, क्या कुछ हो रही है मुलाकातें, क्या कुछ ईरान से रिक्वेस्ट की जा रही है, वो शायद अगले एक दो दिन में सामने आएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम चलते हैं भारत के देखिए, इमीडिएट पड़ोस इसमें के। इसमें मैं जी। एक लाइन में जोड़ देता हूँ हाँ। कि एक लाइन इसी इसी चर्चे में जोड़ देता हूँ कि मोदी साहब ने इसराइल में जाके कथा कथित कह दिया हम्म, कि मैं इसराइल का दुश्मन हूँ, हिंदुस्तान इसराइल का दुश्मन है। हम्म, तो ईरान कैसे इंडिया को दोस्त मान ले? हम्म, हम्म, अब आप एक तरफ तो पीठ में छुरा, मतलब पीठ में नहीं, सीने पे छुरा आपने ईरान के ऊपर मारा है, और दूसरी तरफ जो है अब उससे मिन्नत समानत कर रहे हैं कि दे दो हमें पेट्रोल। तो हम्म, एक एक नॉर्मल सी बात है कि ईरान किस तरह से उस लाइन में आएगा। अब इंडिया ये भी कहेगा कि नहीं, हमने गलती कर दी, मोदी साहब ने के मुंह से स्लिप हो गया, वो कहना कुछ और चाहते थे कि हम तो ईरान के दोस्त हैं। तो ये सब बातें तो पहलावे की बातें हैं ना, ये बिल्कुल बिल्कुल। इरिवर्सिबल है। ये ये एक तरह चीजें से जो है इरिवर्सिबल। एक बहुत बड़ा ब्लंडर एक लीडर ने किया, जिसका पूरा देश जो है वो खमियाजा भुगतने के लिए मजबूर है। अब मैं चलना चाहता हूं भारत के इमीडिएट पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों के साथ पानी के बंटवारे पर कुछ मामला जो है वो गड़बड़ा रहे हैं। क्या कुछ है, देखिए, इस सरकार के आने के बाद ये हुआ कि पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात और खराब होते चले गए। पाकिस्तान से तो अक्सर ऊंच नीच होती रहती है। बांग्लादेश जैसा मुल्क, जिसको बनाने में भारत का अहम रोल था, वो भी अब हमसे जरा दूर होने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान के नजदीक। अब ये क्या है, एक तो पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर और बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर, ये तनाजात कैसे हैं, क्या कुछ है? जी जी, ये तनाज़ा जो है, जो इंडस वाटर ट्रीटी का, अभी तक वो सुलझा नहीं है। और पाकिस्तान जो है उसको पनिश करने के लिए वो जो है ऑपरेशन सिंदूर से पहले पुलवामा, वो जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम अबेयंस में रखते हैं। अब खबर ये है कि पाकिस्तान तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुका था, क्योंकि ये चीजें 1 साल से चल रही। अभी जो ताजा खबर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान पहुंचा है इस ट्रीटी को लेकर। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो आप जानते हैं, बिग फाइव जो 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 कंट्रीज हैं, और वो जो डिसाइड करेंगे वही दुनिया को माननी पड़ेगी।
अब यहाँ पे ये है कि ये बिग फाइव में किसको इंडिया मनवाएगा? रशिया को मनवा लेगा अपनी तरफ, या चाइना को मनवा लेगा अपनी तरफ, या फिर उधर ब्रिटेन को मनवा लेगा अपनी तरफ, या अमेरिका को मनवा लेगा तरफ। तो ये देखना है। और पाकिस्तान किस तरह से मनोवर करेगा? आप तो जानते हैं इंडिया पाकिस्तान और अमेरिका के क्या रिलेशनशिप है। तो अगर पाकिस्तान और अमेरिका की बात आएगी तो क्या अमेरिका इंडिया के साथ देगा? रशिया और पाकिस्तान के क्या रिलेशनशिप है वो भी आप जान रहे हैं, और चाइना और पाकिस्तान के क्या रिलेशनशिप जान रहे हैं। अब इसमें कौन वीटो करेगा? ब्रिटेन वीटो करेगा। अब ये देखना है कि ये ट्रीटी जो है वहां पहुंच गई है। और अभी जो ये जो जो हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में बात किया था ऑपरेशन सिंदूर की, तो वो 7 तारीख को इंडिया में उसका सेलिब्रेशन या उसका जो भी ये विक्ट्री और ये वो जो है राजनाथ सिंह और ये सब जो है चल रहा था। अब 9 या 10 के दिन जो है वो पाकिस्तान का में उसका रिस्पॉन्स हुआ, और उनके जो शरीफ हैं, जो DG इस्पार है, उन्होंने कह दिया कि अगर ये ट्रीटी का कोई भी समाधान नहीं निकलेगा तो हम तो मिसाइल मारने वाले हैं ट्रीटी इंडस वाटर पे, और हम इंडस वाटर को जो है, जो डैम है, उसको हम ध्वस्त कर दें। ये एलानी जंग है, भारत को जो करना है कर। तो ये तो उन्होंने बाकायदा बड़े ही मतलब कहते हैं कि जारहाना अंदाज में जो है भारत को चैलेंज किया है। और उसके बाद जो है काफी जो है वो जो जो उनका जो जो ऑपरेशन हुआ था इंडिया के अगेंस्ट में, वो उसके लिए जो है वो काफी प्रेस स्टेटमेंट्स आए। उनके जो डिफेंस अटैची जो लोग हैं, सरबराह हैं, उसमें फौजी भी हैं, उसमें एयरफोर्स के भी हैं, इन लोगों ने बाकायदा बताया कि कैसे कैसे हमने उसमें किया। अब उसमें जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने एक ये कहा कि हर साल इस विक्ट्री को, पाकिस्तान कहता कि हम इसमें विक्ट्री किया है, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे हर साल। और उसके लिए उन्होंने उसका जाबाज हक कुछ करके एक नाम भी दिया है, मार्का जो हक, मार्का हक। हाँ जी, वो उसको सेलिब्रेट उर्दू में मार्का जो है वो जंग को कहते हैं, हक तो जाहिर है जस्टिस, यानी वो अपनी तरफ से ये दावा कर रहे हैं कि हमने इंसाफ के लिए जंग लड़ी थी, उसे मार्का हक के तौर पर हर साल याद किया जाएगा। तो ये भी बड़ी अजीब बात होती है जब दो मुल्कों में लड़ाई हो और दोनों जीत का दावा करें, तो जो तीसरे मुल्कों में बैठे हुए लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हो जाती है समझने की कि कौन जीता कौन हारा। जाहिर है दोनों दावे अपने अपने कर रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें जो एक फाइनल चीजें हैं कि आसिम मुनीर जो हैं, इसी बात को लेकर के बाकायदा एक मिलिट्री ट्रूप के सामने उन्होंने एक तकरीर की, और मैंने जो उसको ऑब्जर्व किया, तकरीर में तो बहुत सारी बातें बोली, वो पूरे मिलिट्री आन बान शान में थे। कम से कम 15 या 20 मेडल जो है उन्होंने अपने सीने पे लगाए हुए थे, और 5 स्टार जो है उनके ऊपर था, और उसके बाद वो टोपी भी पहने हुए थे। बच्चे पहचान भी नहीं रहा था कि ये आसिम मुनीर है कि कोई और है। टोपी जो है बिल्कुल बाकायदा फौजी के अंदाज में लगी हुई थी, और वो बिल्कुल मतलब फील्ड मार्शल के रूप में जो है वो नमूदार थे सामने। और उन्होंने जो खास बात कही है, जो मुझे मतलब बहुत सारी बात कही कि हमने ऐसे पछाड़ा, ऐसे ऐसे हमने तोड़ा फोड़ा, जो भी कुछ किया, लेकिन उन्होंने जो एक खास बात की है जो हम अपने सामईन को बता देते हैं, उन्होंने कहा कि अब जंग जो है वो जल सेना, थल सेना और वायु सेना पे नहीं सीमित है। ये सब 100 साल पुराने मिलिट्री स्ट्रेटजी है। अब 5 डोमेन इसमें और ऐड हो गए। अब वो टोटल जो डोमेन है जिसपे फाइट होती है जंग में, वो 8 है, ना कि 3 है। वो 3 वाले जो थे वो 100 साल पहले थे। अब ये जो 5 डोमेन है, इसमें पाकिस्तान ने बहुत तरक्की कर ली है, और इसको किसी को कैच करना बहुत बहुत मुश्किल है। उसका नाम उन्होंने बताया साइबर वॉरफेयर, मिसाइल वॉरफेयर, डोमेन और ड्रोन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और इसी तरह से 5 डोमेन उन्होंने बताए हैं, और सैटेलाइट वॉरफेयर। तो ये बड़ी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि अब जो जंगें जीती जाएंगी वो किसके पास कितनी मिलिट्री है, और किसके पास कितना एयरक्राफ्ट है, और कितना किसके पास नेवी है, उससे नहीं जीती जाएंगी, बल्कि ये 5 डोमेन किसके पास है। और ये डोमेन जो है पूरे कंप्यूटराइज्ड है। एक कमरे से ही लड़ सकते हैं पूरी जंग। इसके लिए आपको 1 लाख 2 लाख की फौजें खड़ी नहीं करनी होगी।
तो ये बिल्कुल। बात मुझे ये समझ में आई। अब तो डिजिटल एक तरह से जंग का जमाना आ गया, और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस ईरान और अमेरिका इजराइल जंग में भी, अरे साहब, हिजबुल्लाह ने $300 का, सिर्फ $300 का, यानी तकरीबन 30,000 से कम रुपए का एक ड्रोन चला रखा है, जिसमें मरकावा टैंक तक खत्म किए जा रहे हैं। और वो ड्रोन बाकायदा वीडियो भी लेता है और मारता भी है बड़े बड़े टारगेट्स को। तो वाकई ये जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने बताया कि अब कई डोमेन और बढ़ गए हैं, और जिसमें अमेरिका और इजराइल ये सब भी पीछे रह गए ईरान से, तो तकरीबन उसी तरफ इशारा उन्होंने किया। अच्छा, इसके अलावा एक अमेरिका का कोई थिंक टैंक है जिसने इंडिया पाकिस्तान जंग की पॉसिबिलिटी बताइए, वो क्या चीज है, वो खबर क्या है? जी जी, वो स्टिमसन इंस्टीट्यूट है, जिसमें वो वॉशिंगटन में है। अब मैं अपने सामईन को छोटी मुंह बड़ी बात कहना चाहता हूँ। मैं जब मैं वॉशिंगटन में था तो मैं जूरी होटल में ठहरा हुआ था, और उसी के ठीक सामने रोड के उस पार ये स्टिमसन इंस्टीट्यूट है। और वहाँ हमारे एक दोस्त हैं ऑस्ट्रेलियन, ब्रूस वॉगन उनका नाम है, वो वहाँ काम करते थे। वो ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी कर रहे थे। उनसे अभी भी हमारी मतलब ये है कि ईमेल पे बात होती थी। तो वो हमको उन्होंने दावत दिया था, तो हम रोड के इस पार और रोड के इस पार, तो हम लोग गए थे। और वहाँ एक राउंड ऑफिस के अंदर जो है वो हमने लिया था। तो मैं अपनी याददाश्त को फिर से मतलब वो कर रहा हूँ। तो वहाँ की एक कोई खातून है, वहां पर सब रिसर्चर लोग हैं। स्टिमसन इंस्टीट्यूट का यही काम है कि वो पूरे दुनिया के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं, और खित्ता उन्होंने बांट लिया है। और उसमें कुछ लोग जो हैं वो क्लुगनर करके हैं, वो साउथ एशिया के एक्सपर्ट हैं। उन्हीं के नीचे ये रिसर्च कर रही है खातून। तो ये स्टिमसन इंस्टीट्यूट का एक रिसर्च सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग अभी जो है वो खतरे से बाहर नहीं है, और कभी भी फिर कोई स्पार्क हो सकता है। और जो खतरा बना हुआ है पहले से, वो इस बार जो जंग होगी वो बहुत लिथल होगी और बहुत ही भयानक होगी। और इसकी समझदारी के लिए उन्होंने दोनों लीडरशिप को कहा है कि इस लाइन पे जो है आप नहीं जाइए, इस रास्ते पे नहीं जाइए, क्योंकि वो मुल्क की तबाही होगी। लीडरशिप तो अपना वो मतलब ये है कि पहलगांव के अटैक पर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। तो ये बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने ये मतलब इनको तंबी की थी, इंडियन लीडरशिप को और पाकिस्तानी लीडरशिप को, कि जंग का कोई हासिल नहीं है, और जंग जो है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन लेके आती है, तबाही लेके आती है, और कुछ नहीं करती है। और हर जंग के बाद जो है मुज़ाकरात होते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, वो कहीं ना कहीं जाके मुज़ाकरात से ही निकलेंगे बात। हम्म। आउटराइट विक्ट्री नहीं हो सकती है कि हमने फतेह कर लिया। वो फतेह जो होता है, वो फतेह बहुत वो मिडिवल टाइम में है, कि वो जाकर के पूरे टैंक और तोप और पूरे कंट्री को जो है हमने सरेंडर करवा दिया, और उसके बाद उसके ऊपर अपना झंडा गाड़ दिया। वो सब जमाना चला गया। तो ये जो स्टडी है, ये इसी बात की निशानदेही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इससे पहले कि कोई जंग की ऐसी हालात बने। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेरिका इस कंडीशन में नहीं है कि वो जंग को रुकवा सके, और कोई भी पावर ऐसी इस कंडीशन में नहीं है जो सुपर पावर, ग्लोबल पावर है, कि जंग को रुकवा सके। तो उनका ये कहना था कि इस रास्ते पे बहुत ज्यादा तबाही है। तो यही स्टडी है जी। यानी एक खतरे का इशारा आया है कि जंग हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच। और अमेरिका का थिंक टैंक है, और थिंक टैंक्स का जो रिश्ता होता है, मैंने कई मुल्कों में देखा काफी नजदीक से। यूके में रूसी है, चैथम हाउस है, हमारे यहाँ भी इंडिया में भी कुछ ऐसे थिंक टैंक्स बन गए। वो थिंक टैंक्स पढ़े लिखे लोग रिसर्च करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों का भी कुछ रोल होता है, जो मैंने बहुत नजदीक से समझा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। ये बांग्लादेश के गंगा वाटर ट्रीटी की बात रह गई थी, जरा वो भी बता दीजिए। फिर वेस्ट बंगाल में नई सरकार बीजेपी की जो बनी है, उसके बाद बांग्लादेश भारत के रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये गंगा वाटर के बारे में बताइए, ताकि लोग जरा कनेक्ट कर सकें आसानी से। देखिए, पहले तो हम लोग वेस्ट बंगाल की उसकी बांग्लादेश की बात करते हैं। तो वेस्ट बंगाल में ये है कि ये गंगा वाटर ट्रीटी जो है वो आज से 35 साल पहले इंडिया और बांग्लादेश के साथ उसका मुआहिदा हुआ था।
और वो इस साल जो है मतलब 2026 में वो खत्म होने वाला है, और वो ट्रीटी की रिन्यूअल पे मतलब बातचीत होगी। तो अब उसमें जो बात चल रही है अंदर से पीछे से, कि अब ये ट्रीटी इतने लंबे अरसे की नहीं होगी। इंडिया ने उसको मतलब उस पर अंकुश लगाया है, और ये कहा कि ये ट्रीटी जो है हर 5 साल या 10 साल में रिव्यू। गंगा वाटर ट्रीटी है ये, अब इस साल खत्म हो जाएगा उसके जो संधि का जो मुद्दत है, और रीनेगोशिएट होगा। और रीनेगोशिएट मतलब वो तो अब बांग्लादेश के टर्म्स में भी होगा और इंडिया के टर्म्स पे होगा। अब इसके क्या क्या टर्म्स बनेंगे वो देखने के हैं, क्योंकि ये तीस्ता रिवर और गंगा रिवर जो है ये मेन इश्यू है। तो गंगा रिवर पे तो संधि हो चुकी है, हम्म। और वो अब वो जो संधि है वो उसका टाइम आ गया है 2026 में। तो ये जो है ये बड़ी अहम खबर है, क्योंकि जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी का जो मसला फंसा हुआ है वो एक अलग मसला है, और जो गंगा वाटर ट्रीटी है या तीस्ता वाटर ट्रीटी है, तीस्ता वाटर पे तो कोई मतलब हुआ ही नहीं है। बल्कि अब तो तीस्ता वाटर में जो है उन्होंने चाइनीज को बैठा दिया वहां लाके, वो अंदर में मेंटेनेंस और उसका ये, और उसमें बाढ़ जो आ जाते हैं उसको रोकने के लिए कैसे क्या करें। तो ये बड़े मतलब बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो कि वाटर इश्यूज, वाटर शेयरिंग के ऊपर है। हम्म। और इसको जो है वो मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन से वो नहीं सॉल्व हो सकते हैं। हम्म। और इसमें यही होगा, गिव एंड टेक में जो भी समझौता होता है वो उसी तरह से होगा, क्योंकि अपर राइपेरियन स्टेट और लोअर राइपेरियन स्टेट का है। बांग्लादेश जो है वो नीचे है, इंडिया ऊपर है, उसके ऊपर तिब्बत है। तो वो चाइना और इंडिया का मैटर है। यहाँ जो मैटर है इंडस वाटर में, उसमें भी वही चीज है। इंडस के ऊपर वो तिब्बत है और चाइना बैठा हुआ है। तो अब इंडिया जो है वो अपर राइपेरियन स्टेट है और ये जो है लोअर राइपेरियन स्टेट है। तो ये सब तो संधि होती ही है, क्योंकि वाटर के बिना तो दुनिया में कोई आदमी रह नहीं सकता। बिल्कुल। फूड एंड और मेरे वाटर एंड ख्याल से इंटरनेट। हमें हमारे हमारे दर्शकों को यह भी याद रखने की जरूरत है कि जो अब नई सरकार बांग्लादेश में बनी है उसके ताल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर हैं, और अब भारत की तरफ भी उन्होंने एक तरह से हाथ बढ़ाया बेहतर ताल्लुकात के लिए। और हमारे नए हाई कमिश्नर भी तैनात हुए हैं बांग्लादेश में। वक्त जरा खत्म होता जा रहा है, जरा जल्दी जल्दी दो एक खबरों दो पे और बात कर ली जाए। वेस्ट बंगाल में जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बांग्लादेश पर बॉर्डर पर फेंसिंग की बात कह दी है। क्या है वो, क्या पॉसिबल कोई चीज है वो? नहीं नहीं, वो तो ये जो अभी नए मतलब चीफ मिनिस्टर आए हैं शुभेंदु अधिकारी, ये जो हैं इन्होंने कहा कि बांग्लादेश से हम 45 दिन के अंदर अंदर पूरी फेंसिंग कर देंगे। हम्म। और उन्होंने बीएसएफ को जो है और जमीन भी दे दी है, और बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो उसमें वहां के जो एडवाइजर हैं, मतलब जो फॉरेन मिनिस्ट्री के एडवाइजर हैं जो नए गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फेंसिंग करें या ना करें, हम तैयार हैं उस पूरे मामले के लिए। क्योंकि ये जो फेंसिंग हो रही है बांग्लादेश की तरफ से नहीं हो रही है, बल्कि इंडिया अपने लैंड दे रहा है, जिससे कि वो पाकिस्तान की तरह एक बार्ब्ड वायर का जो है वो फेंस खड़ा करे। तो ये जो है एलिगेशन था इंडिया में। और अभी जो 90 लाख लोगों को उन्होंने डिसएनफ्रेंचाइज किया है, 28 तो वैलिड हैं। हम्म। तो इनका ये कहना है, जो जो इंडियन साइड है या अमित शाह हैं या जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका कहना है कि ये सब घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से आ गए, हम्म। और इनको अब हम जो एसआईआर के थ्रू इनको हम निकाल रहे हैं। तो अब उसके लिए उन्होंने इंडिया ने ये इकदाम उठाए हैं कि वो जो है उसकी फेंसिंग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो बंगाल से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा तो कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप है। हम तो बंगाल जो करेगा करना चाहे करे, वो हम्म। स्वतंत्र है। भारत जो करना चाहे वो करे अपने अपने एरिया में। हम्म। लेकिन हम लोग जो है वो तो इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और जो भी इसका फॉल आउट होगा उसके लिए हम तैयार हैं। तो ये बात है जी। अच्छा अच्छा, अब जरा चलना चाहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या कुछ हो रहा है वहां। खैबर पख्तूनख्वा से कोई खबर आ रही है धमाके की, टीटीपी का नाम लिया जा रहा है। वो उस इलाके पर हमारी मुसलसल कवरेज रहती है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ ताजा खबरें क्या है वहां से? जी जी, 3 खबरें हैं, वो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, उसके बाद ब्रिक्स का जो है हम लोग हाँ। डिस्कशन करेंगे जो अख्ताम में। तो पहली तो बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक धमाका हुआ है, जिसमें जो बिल्कुल क्लोज है अफगानिस्तान बॉर्डर से, और उससे में जो है 9 लोग जो है मर गए,
और ये एक्सप्लोसिव जो एक रिक्शा में था और वो क्लोज था, मतलब चेक पोस्ट के, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो चेक पोस्ट है, और 30 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने एलिगेशन लगाया कि ये टीटीपी लोगों ने किया है और टीटीपी वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। तो अब इसी बात पे जो है वो बात फंस गई है, इसके आगे क्या होगा ये नहीं जानते। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं तिमरीजी, वो एम्बेसडर हैं यूएसएस, मतलब रशिया में। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि रशिया हमें चाइना के मध्यस्थता की वजह से वो काफी हद तक जो है वो तनाव जो अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का है वो कम हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि वेस्टर्न सोर्सेस जो हैं, उन्होंने वेस्टर्न सोर्सेस के मतलब है कंट्रीज का नाम नहीं लिया है। अब वो एलिगेशन किसके ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि ये रशिया में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका ही हो सकता है। और उन्होंने कहा कि वो इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और उनके इनपुट की वजह से अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में धमाके कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और जो अम्बेसडर हैं स्पेशल इनवॉय रशिया के, समीर कोबलॉव, वो जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं इन्हीं सब बातों को बात कर। अब इसी मतलब कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी फॉरेन मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार, वो भी इसी पे उन्होंने टिप्पणी की है। और उन्होंने कहा कि चाइना में जो बात हो रही है, उमरेजी कोई जगह है वहां पे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बैठा करके चाइना जो है वो बातचीत करा रहा, उसकी बहुत हद तक असर हो चुका है, जो कि तनाव को उसने कम किया है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि हम एक रीजनल फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश है। भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तो समझ में आता है, ये बांग्लादेश कहाँ से आ जाता है ये मैं नहीं समझ में आता मुझे समझ में। और हम लोग एक रीजनल कॉपरेशन कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। तो ये बड़ा इंकशाफ है जो कि उन्होंने खासकर इसहाक डार ने कहा। तो ये दो तीन खबरें जो हैं ये मतलब अफगानिस्तान के हवाले से हैं, साउथ एशिया के हवाले से हैं, जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो और है सब बांग्लादेश वो होगा। बांग्लादेश का नाम तो इसलिए भी आएगा कि शेख हसीना के मेजबान हैं हम लोग, और वहाँ उनके खिलाफ लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, तो जाहिर है बांग्लादेश का झुकाव उस तरफ होगा। शेख हसीना अभी भी बताया जाता है शायद दिल्ली में ही कहीं है। आखिर में नेपाल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जाने वाले थे, वो क्या खबर है, क्या हुआ, पोस्टपोन क्यों हो गई? जी हाँ, ये हमारे जो उनका नाम है विक्रम मिश्री, वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं अभी। उनका तय था शेड्यूल नेपाल जाने का, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया है इंडिया के मतलब हवाले से, फॉरेन अफेयर्स के, वो पोस्टपोन्ड हो गया है। लेकिन नेपाल से ये है कि जो बेलन शाह है, बेलेंदर शाह जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने उनसे मिलने से रिफ्यूज कर दिया। और उसका बैकग्राउंड जो है लिपू लेखी है। और वो उनका ये भी कहना है, ये बड़ी कड़े शब्द है, कि हम जो है सेक्रेटरी वगैरह से नहीं मिल सकते। हम जो है या तो प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आए तो हम मिलेंगे उससे, और नहीं तो अगर फॉरेन मिनिस्टर आता है तो मिलते हैं। सेक्रेटरी वक्रेटरी जो है हमारे सेक्रेटरी वगैरह से मिले। तो ये बड़े कड़े पोस्चर हैं, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि नेपाल के अंदर जो पूरा खेल होता था, वो ने इंडिया का एम्बेसडर जो होता था नेपाल में, वो पूरे नेपाल की पॉलिटिक्स को चलाता था और नेपाल के पूरे इसको चलाता था। मैं नेपाल के अंदर इंडिया के एम्बेसडर को के यहाँ के घर पे जा चुका हूँ। हमारे उस्ताद बिमल प्रसाद साहब जो हैं वहाँ एम्बेसडर थे, और हम लोग को उन्होंने दावत दिया था कि आप लोग आइए। तो मैं देख के दंग हो गया था, वो एक महल से कम नहीं है। वो मैं ये कह रहा था कि जितना बड़ा बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन ऑक्युपाई करता है, मतलब वहां पे दिल्ली के अंदर, उससे थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन वही दौर दौरा है जो कि वो बताता है कि भाई ये भारत का राजदूत है, यहाँ राजनिवास है। तो अब बोलिए कि वहां से आप, अब बेलन शाह जो हैं वो अपने कड़े रुख कर रहे हैं। वो तो फॉरेन सेक्रेटरी तो बहुत ऊपर होता है, एम्बेसडर तो बहुत छोटे लोग होते हैं। तो अब बेलन शाह ये कह रहे हैं कि हम नहीं मिलेंगे उनसे, और प्रोटोकॉल जो है वो हमारा जो है वो या तो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे होगा या फिर फॉरेन मिनिस्टर पे होगा। तो ये बताता है कि किस तरह से नेपाल अपने आप को
और इसका मेन रीजन वही लेपू लेख है जो अभी आया, जिसके ऊपर उन्होंने अपोजिशन जताया था। तो ये खबर बहुत जी जी अहम है। देखिए नेपाल के और हिंदुस्तान के रिश्ते कैसे सुधरते जी हैं। जी 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 हमारे मिस्री साहब और के ब्रिक्स जी ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में, और उसमें अब्बास जी अराक्ची भी आए हुए हैं। मोदी जी से सारे ब्रिक्स मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात भी, मैं जब तक वीडियो सामने आएगी तब तक शायद हो चुकेगी। उसके बारे में कुछ अगर आप चलते चलते कुछ नहीं, बता ये सकें। ये बात जो है, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले अमेरिकन प्रेशर पे ब्रिक्स की मीटिंग पोस्टपोन होने वाली थी, या उससे भारत बाहर हो जाने वाला था। ये खबर बहुत गर्म थी कि ट्रम्प नहीं चाहते हैं कि ब्रिक्स का कोई मतलब वजूद भी दुनिया में रहे। हम्म। और वो इंडिया को प्रेशर दे रहे थे कि वो ब्रिक्स की, और इस साल जो है भारत की सदारत है, और वो दिल्ली में ब्रिक्स की मीटिंग होगी हेड ऑफ द स्टेट की। और ये मेरे ख्याल में लास्ट क्वार्टर जो है नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर के हम्म आसपास दिल्ली में होने वाली है। तो अब क्योंकि इंडिया ने इस हालात में, जो अभी हालात ईरान और वॉर में और उसमें चल रहे हैं, तो इंडिया ने ये मतलब दावा कर दिया है कि आप मतलब ऐलान कर दिया है कि जी अब ब्रिक्स समिट हो रही है। जी और जी अभी जो है कॉम्प्यूटर जनरल जी जी हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है सैयद अली मुश्तबा साहब। अमेरिका हर जगह अपनी बस टांग एक अड़ाने की लाइन और कोशिश बता करता दूं, है। अ, एक लफ्ज बता दूं आ, कि क्वाड की मीटिंग भी दिल्ली में होने वाली है। ये भी अनाउंसमेंट आ जी गया। जी 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 क्वाड क्वाड ब्रिक्स जो की है, मीटिंग भी ये दिल्ली में ये होगी, और ये बहुत क्वाड ही की मीटिंग दिलचस्प है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि भारत चीन के खिलाफ क्वाड में है और चीन के साथ ब्रिक्स में है। अजीब दोगली किस्म की फॉरेन पॉलिसी है। हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।